AC 220 या 230 वोल्टेज पे वर्क करने वाली किसी भी मशीन को रिपेयर करने से पहले आपके पास अपनी लैब में कम से कम 100 वाट का सीरीज़ लैंप ज़रूर होना चाहिए। ये सेफ्टी के लिए होता है। ये देखिए, मैंने इस डिवाइस को जब 100 वाट के सीरीज़ लैंप पे लगाया है तो ये मुकम्मल तौर पे रोशन हुआ है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस के अंदर कोई चीज़ ख़राब है। अगर आप सीरीज़ लैंप के अलावा इसको डायरेक्ट मेन पावर सप्लाई पे लगा देते हैं तो ये डिवाइस में जितने भी कंपोनेंट सही हालत में हैं वो भी ब्लास्ट हो जाएंगे। तो दूसरे आने वाले ख़तरात से बचने के लिए मेन पावर सप्लाई के आपके पास सीरीज़ लैंप ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी मशीन में मज़ीद कोई कंपोनेंट्स ख़राब होने से बच जाएं। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो मेन पावर सप्लाई पे चलने वाली किसी भी डिवाइस को रिपेयर करने की कोशिश ना करें। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। मेरा नाम है इलियास राव। आज हमारे पास काडा की ये हॉट एयर रिवर्क स्टेशन है। इसको रिपेयर करेंगे और इसकी डिटेल हम बताएंगे। इसके एक एक सेक्शन पे हम काम करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स की आईडीज़ आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, लेट नाइट मैसेज ना करिएगा। लेट नाइट मैसेज या कॉल करने वाले को मैं फ़ौरन से पहले ब्लॉक कर देता हूं और परमानेंटली ब्लॉक करता हूं। उसको कभी भी अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मशीन को खोल के इसके एक एक सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। अमूमन आपने देखा होगा इस किस्म की हॉट रिवर्क स्टेशंस में ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सर्किट है। ये ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई है, यानी इसमें SMP पावर सप्लाई है। इनका फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और इनकी रिपेयरिंग में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो मुकम्मल ध्यान के साथ वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो सके। सर्किट की ये कंडीशन आप देख लीजिए। इसके ऊपर काफ़ी डस्ट है और बोर्ड की इस साइड पे कोई ऑयल वगैरह कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इसके ऊपर ऑयल गिरा हुआ है। मैं थोड़ा सा करीब लेके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, डस्ट और ऑयल कुछ इस किस्म की चीज़ है। इन दोनों चीज़ों ने मिल के इसको ख़राब किया है। किसी भी मशीनरी में डस्ट तो जाहिर बात है इकट्ठा हो ही जाया करता है। ऑयल ना गिरे ऐसा कुछ कर आपने बचा के रखना होता है। कोई चिकनी चीज़ ऑयल वगैरह की ये चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। डस्ट और ऑयल मिल के कंपोनेंट्स को ख़राब कर देती है। मैंने इसका डिस्प्ले उतार दिया है और ये चॉपर उतार दिया है। ये इसलिए उतारे हैं कि हमने इस बोर्ड की अच्छी तरह से धुलाई करनी है, यानी सफाई करनी है। अगर ये चीज़ें हम ना उतारेंगे तो थिनर इसके अंदर चला जाएगा और इनके ख़राब होने का ख़तरा होता है। जैसे आप मोबाइलों में करते हैं, अपना डिस्प्ले वगैरह बचा के बोर्ड को सफाई करते हैं या आप डिस्प्ले को उतार दिया करते हैं, सेम वही फंक्शन है जी। तो बोर्ड को हमने कर दिया है अच्छी तरह से क्लीन। अब हम ऐसे करेंगे, जो उनसे दो हमने कंपोनेंट इस पे से उतारे थे इनको दोबारा लगा देंगे ताकि हमें टेस्ट करने में आसानी रहे। और ये चॉपर अगर हम नहीं लगाएंगे तो इसके मेन बोर्ड पे पावर सप्लाई नहीं जाएगी। और इसी तरह से अगर हम डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसकी मशीन की कंडीशन इस वक्त क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। इसको दोबारा पावर सप्लाई दे के देखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मशीनरी डस्ट की वजह से शॉर्ट हो जाया करती है, तो हो सकता है ये डस्ट क्लीन करने से ही सही हो गई हो। और साथ में एक चीज़ का और ख्याल रखें, मैंने कई दफ़ा वीडियोज़ में बताया हुआ है कि हर बोर्ड के ऊपर ये लाइन लगी हुई होती है। जो मेन AC पे वर्क करने वाले बोर्ड होते हैं, इस तरह की लाइन लगी हुई होती है। इस लाइन के बाहर वाली साइड पे आपने पावर देने के बाद हाथ नहीं लगाना। यहाँ पे मुकम्मल यानी फुल पावर सप्लाई होती है। इस जगह पे पावर देने के बाद हाथ लगाना इंतहाई ख़तरनाक है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी सेफ्टी करें,
उसके बाद आप दूसरा काम करेंगे। जब भी मशीन को पावर दी हुई हो तो आपके मुकम्मल तौर पे आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका कौन सा एरिया में कितना पावर है, कितना करंट है। और अगर आप ये नहीं जानते, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इसको रिपेयर करने की आप कोशिश ना करें। किसी भी मैकेनिक के पास से किसी भी मैकेनिक की आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप हमारे पास भेज के रिपेयर करवा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा एक्सपीरियंस है और जो तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस समझने वाले लोग हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियोस हैं। बोर्ड को क्लीन करने के बाद अब हमने इसके ऊपर इसका हीटर नहीं लगाया हुआ, फ़ैन भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ अकेले बोर्ड को हम सीरीज़ बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ये लैंप मुकम्मल तौर पे रोशन हो रहा है। अभी हमने इसके ऊपर हीटर नहीं लगाया और फ़ैन भी नहीं लगाया हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी चीज़ के लोड से भी आपका लैंप रोशन होने लगता है, लेकिन सिर्फ बोर्ड को अप्लाई करने पे इसको रोशन नहीं होना चाहिए। हम इसके कनेक्शंस उतार देंगे। मेन पावर सप्लाई हटाने के बाद आपने, जैसे मैंने बताया था, उसी तरह से आपने इसको हाथ लगाना है और ये कनेक्शन वगैरह भी पावर सप्लाई उतारने के बाद ही हटानी है। अब हम इसकी पावर सप्लाई का एरिया चेक करेंगे। मोस्टली पॉसिबल है कि इसकी पावर सप्लाई के एरिया में फॉल्ट है। जब भी कोई डिवाइस पावर देने के बाद शॉर्ट फील करवाए तो उसका पावर का एरिया सबसे पहले चेक किया जाता है। पावर के बाद हम सेकेंडरी एरियाज़ में चलेंगे। तो इसका मेन पावर जैक के ऊपर आप देख रहे हैं, हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। मल्टीमीटर पे आप देख रहे हैं, बदर मोड पे मेरा मल्टीमीटर है। और मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि मैनुअल सिलेक्शन वाला मल्टीमीटर ही इस्तेमाल करना चाहिए। 400 वोल्ट का ये वाला कैपेसिटर हम चेक करेंगे। इसके ख़राब होने की वजह भी शॉर्टेज की वजह बन सकती है। और इसके बाद मेन के ऊपर एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रही है 50 ओहम की है। तो हम रेजिस्टेंस के कलर कोड के साथ हम ये देखेंगे कि ये वाकई 50 का है या किसी और का है। अगर ये किसी और वैल्यू का है और 50 शो हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये ख़राब है। लेकिन ये ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक, ये 51 ओहम का है, ये बिल्कुल ठीक अपनी वैल्यू दे रहा है। अगर रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए मेरे इसी चैनल पे अलग वीडियो पड़ी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने एक मुकम्मल डिटेल बताई हुई है कि रेजिस्टेंस के कलर को देख के आप कैसे पता करेंगे कि ये रेजिस्टेंस कितने वैल्यू की है। तो हम इसमें 2 अदद मेन पे कैपेसिटर लगे हुए थे, वो हमने चेक कर लिए। अब इसके बाद ट्राइएक का नंबर आता है। ये ट्राइएक भी मेन पे लगा हुआ होता है। ये अपनी रीडिंग दे रहा है। यहाँ पे अगर ये ख़राब हो तो शॉर्ट कंडीशन आएगी, यानी आपका मल्टीमीटर बजर देगा। तो ट्राइएक टेस्ट हो गया। इसके बाद 400 वोल्ट का फिल्टर मेन कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक मेन कैपेसिटर, ये 400 वोल्ट का हर एक सप्लाई में होता है। और इसको कभी भी हाथ लगाने से पहले डिस्चार्ज करना ज़रूर होता है। डिस्चार्ज कैसे किया जाता है वो हम किसी वीडियो में अलग से बता देंगे। ये कैपेसिटर भी हमने टेस्ट कर लिया, ये ठीक है। इसके बाद चॉपर जो है इसका, यानी ये छोटा सा ट्रांसफार्मर की शक्ल में होता है, ये चॉपर, ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद इस सर्किट की पावर सप्लाई के एरिया में एक वाइपर आईसी लगा हुआ है और लेकिन चॉपर के साथ ही एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड को हम चेक कर लेंगे। डायोड की एक कंडीशन पे मल्टीमीटर को रीडिंग देनी चाहिए और दूसरी कंडीशन पे मल्टीमीटर को बिल्कुल भी रीडिंग नहीं देनी चाहिए। अगर दोनों साइड पे मल्टीमीटर आपके डायोड पे रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब आपका डायोड ख़राब है। तो अब चलते हैं दूसरे कंपोनेंट चेक करने के बाद हम इसके आईसी की
वीसी लाइन पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम चेक करेंगे। हर आईसी की एक वीसी लाइन होती है, जिसको आप डाटा शीट के ज़रिए भी समझ सकते हैं। वैसे आईसी के बगल में ही लगा हुआ होता है ज़्यादातर, छोटे साइज़ में दूसरे कैपेसिटर से इसका साइज़ छोटा होता है। इस इस कैपेसिटर के ऊपर जब भी शॉर्ट कंडीशन आए, किसी भी आईसी से रिलेटेड जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वीसीसी पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको चेक करेंगे। वो अगर शॉर्ट हो तो इसका मोस्ट पॉसिबल होता है कि आईसी ही ख़राब हो। जैसा कि इस में आप देख रहे हैं, इसकी वीसी लाइन पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके ऊपर मल्टीमीटर मुकम्मल तौर पे शॉर्ट बता रहा है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस आईसी का साथ जो वीसी लाइन पे कैपेसिटर लगा हुआ है, या तो ये शॉर्ट है या फिर ये आईसी ही ख़राब है। ये चीज़ कैसे कन्फर्म करेंगे आगे चल के बताते हैं। इस कैपेसिटर के ऊपर आपने शॉर्टेज देख ली है। अब हमें ये पता करना है कि आया ये कैपेसिटर ख़राब है या ये आईसी ख़राब है। तो इसका कैसे पता करेंगे? इस कैपेसिटर को हम उतार देंगे और कैपेसिटर को उतारने के बाद ये शॉर्टेज देखेंगे। अगर इसके उतारने के बाद भी यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये आईसी ख़राब है। और अकेले कैपेसिटर को बोर्ड से अलग करने के बाद टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इस कैपेसिटर पे बोर्ड से निकालने के बाद शॉर्ट आ रहा है या शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है। मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको डीपली नॉलेज दिया जाए। ये तकरीबन 3 घंटे की वीडियो को मैं 15 से 20 मिनट पे लेके आता हूं। इसमें भी मेरी कोशिश ये होती है कि जितना भी शॉर्ट किया जाए उतना ही कर दिया जाए, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। वीडियो अगर ज़्यादा समझाएंगे डीपली तो थोड़ा सा टाइम तो आपका लगेगा, लेकिन ये 15-20 मिनट आपको पूरी ज़िंदगी काम देंगे। कैपेसिटर को मैंने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे ये कैपेसिटर बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं बता रहा। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर ठीक है और आईसी के ऊपर अभी भी शॉर्टेज हम चेक करेंगे। इसकी वीसी लाइन के ऊपर मल्टीमीटर को रख के हम आईसी को टेस्ट कर लेंगे। लाजमी तौर पे वहाँ भी आपको शॉर्ट मिलेगा। ये आईसी हमें तब्दील करना पड़ेगा। अब ये वाला आईसी मार्केट में बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब है और किसी पुरानी पावर सप्लाई में भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, कैपेसिटर को उतारने के बाद भी यहाँ पे शॉर्ट कंडीशन है। ये लाइन डायरेक्टली आईसी से आई हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईसी ख़राब है और इसको हमें तब्दील करना पड़ेगा। ये वाइपर आईसी है। आईसी के ऊपर ही लिखा हुआ होता है वाइपर और वाइपर 22। ये देखिए, आईसी का नंबर नोट कर लीजिए, AP8022H। आईसी के ऊपर ये लिखा हुआ है और ये वाइपर आईसी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वाइपर 22A। ये बोर्ड के ऊपर भी हमें ये नंबर मिल गया। आईसी के ऊपर डिफरेंट था, लेकिन आईसी दोनों सेम ही है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये दोनों आईसी एक दूसरे के मुतबादल लग जाएंगे। AP8022 की जगह पे वाइपर 22 लग जाएगा। इस किस्म की चीज़ें नोट करने के काबिल होती हैं। और यहाँ पे देखिए, आईसी उतारने के बाद ये शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। इसका मतलब हमें ये कन्फर्म हो गया कि आईसी ही ख़राब था। न्यू आईसी लगाने के बाद भी हम इसका एक बार ये देख लेंगे उसी मेन कैपेसिटर पे, वीसीसी लाइन वाले कैपेसिटर पे। इस वक्त ये शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। न्यू आईसी लगाने के बाद ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है
कि मार्केट से जब हम लेके आते हैं आईसी हमें ख़राब मिला हो, या अगर हम किसी पुरानी डिवाइस से निकाल के आईसी यूज़ कर रहे हैं तो उस वक़्त तो ये चीज़ें चेक करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। जो कैपेसिटर हमने उतारा था वो भी लगा देंगे। आईसी तब्दील करने के बाद अब हमने इसको जैसे ही ऑन किया, डिस्प्ले में आप देख लीजिए इसके डिस्प्ले पे डिजिट आ गए हैं, ओपी लिखा हुआ है। ओपी का मतलब होता है कि आपका हैंडल इसके साथ अटैच्ड नहीं है। तो चेकिंग में ये चीज़ें उतार के ही चेक करनी होती हैं। अब जबकि हमें कंफर्म हो गया कि हमारा बोर्ड का फॉल्ट निकल चुका है, अब हम इसका हीटर लगा देंगे। हीटर के साथ ही फ़ैन है, तो एक ही जगह इन दोनों चीज़ों का ये हम लगा देंगे और इसको दोबारा पावर ऑन करेंगे और इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। हीटर लगाने के बाद भी अभी ओपन की कंडीशन आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो हमारे इसके हैंडल में हीटर ख़राब है या फिर अभी मशीन में मज़ीद कोई फॉल्ट है। आप इसके हैंडल को खोल के हीटर को चेक कर लें। जब भी कभी आपकी मशीन में ओपी शो हो रहा हो तो आपने सबसे पहले हीटर चेक करना होता है। मैंने इसका हीटर चेक कर लिया है और मेरे पास टेस्टेड हीटर मौजूद है। ये ओपन से बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी मशीन में अभी मज़ीद कोई फॉल्ट है। मज़ीद क्या चीज़ ख़राब है वो देखेंगे और मज़ीद टेस्ट लेने का हम आपको तरीका बताएंगे। यहाँ देखिए चॉपर के बाद आउटपुट में 2 अदद डायोड लगे हुए हैं। चॉपर से डायरेक्टली ये 12 वोल्ट भेजेंगे 78L5 को। 78L5 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर पे भेज देगा और उसके साथ ही ये चले जाएंगे LM358 पे। ये डायोड वगैरह मैंने चेक कर लिए हैं, सारे कैपेसिटर वगैरह भी चेक कर लिए हैं। अब इस मशीन में कंट्रोल करने के लिए, माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल पास करने के लिए LM358 आईसी लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 12 वोल्ट तो हमें मालूम हो गया कि इसके डिस्प्ले पे जब ओपन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर भी ठीक है और 12 वोल्ट भी बन रहे हैं। 12 से आगे 5 वोल्ट भी बन रहे हैं। ये मैंने डिस्प्ले में भी आपको दिखा दिया। 15 वोल्टेज इस पे बन रहे हैं, जो कि लोड पड़ने के बाद ये 15 आपका 12 हो जाएंगे। तो मल्टीमीटर को डीसी पे रख लेंगे और डीसी के एरिया में यानी पावर सप्लाई से अलग के एरिया में हम वोल्टेज चेक करेंगे। अपने मल्टीमीटर को कोशिश करें कि 50 के रेंज पे रखें। मेरे मल्टीमीटर में 20 है डीसी पे, तो हम इसको चेक करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर वोल्टेज आ गए हैं। अब हम LM358 पे देखेंगे। हो सकता है कि ये ओपन कंडीशन इसी सूरत में आ रहा हो कि आपका LM358 माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर सिग्नल नहीं भेज रहा। ये देखिए यहाँ पे जब हमने LM358 की पिन नंबर 1 पे जब हमने मल्टीमीटर को टच किया तो डिस्प्ले में आप देखिए ये ओपन की कंडीशन जो थी ये डिजिट्स में तब्दील हो गई है। तो ये क्यों हुई है? हमारे मल्टीमीटर के अंदर हल्का सा वोल्टेज होते हैं, इंतहाई कम किस्म के वोल्टेज। वो वोल्टेज सिग्नल की शक्ल में माइक्रो कंट्रोलर को गए हैं पिन नंबर 1 से। तो जैसे ही ये माइक्रो कंट्रोलर को गए हैं तो डिजिट नज़र आने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये LM358 आईसी सिग्नल पास नहीं कर रहा, यानी ये ख़राब हो चुका है। इसको भी तब्दील कर देंगे और रिज़ल्ट आपके सामने दिखाएंगे। हो सकता है कि मार्केट में जब ये आईसी आप लेने जाएं तो LM358 की बजाय आपके आईसी पे UC358 लिखा हुआ हो। बाज़ दफ़ा U358 भी लिखा हुआ होता है। ये डिफरेंट इसलिए होता है कि जो भी कंपनी बनाती है, कोई कंपनी U लिख देती है, कोई LM लिख देती है, कोई UC लिख देती है। तो इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह D की जगह पे P भी हो सकता है जी। तो LM358 को हमने तब्दील कर दिया। इस वक्त आप डिस्प्ले में देखिए OP की जगह पे ये 50 टेम्परेचर पे ये आ गई है
और ये कंट्रोल ठीक होने लगी। मैंने इसको 150 पे एक बार सिलेक्ट कर दिया है। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं ये टेम्परेचर जैसे जैसे अप होगा ये 150 पे जाके स्टिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल्का हल्का ब्लिंकिंग करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये 150 से ऊपर नहीं जाएगा। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, कम भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। जैसे ही हमने इसके हैंडल को रख दिया ये स्लीप मोड पे चली गई। अब हम इसको फुली लोड पे चेक करेंगे, यानी टेम्परेचर को ऊपर ले जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से जितना भी रख लें। 450 इसका लास्ट स्टेज है। 450 पे भी एक बार इसको हम चेक करेंगे। मैं हैंडल उठाने लगा हूँ, यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर ऊपर जाने लगा है। फोर 450 पे जाके स्टिल हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने कोई ना कोई पॉइंट, कोई चीज़ नई ज़रूर सीखी होगी। अगर मज़ीद किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स देख के हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों को हमारे काम में कोई दिलचस्पी है या नहीं है, या मज़ीद आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं या क्या चीज़ आप सीखना चाहते हैं। ये आपके कमेंट्स से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर हमारे काम में किसी जगह पे कोई कमी, कोई कमज़ोरी रह गई हो तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जो उस्ताद लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे काम में अगर कोई कमी हो तो उसकी निशानदही ज़रूर किया कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।